हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग रिक्स में आपका स्वागत है। जावा स्क्रिप्ट का सीरीज़ जो स्टार्ट किया है उस सीरीज़ में आज हम बेसिक्स की स्टार्टिंग करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हमें Node.js को इंस्टॉल करना है और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करना है। तो ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करके रखा है। ये मेरा टर्मिनल है। टर्मिनल को साइड में लाने के लिए आप व्यू में जाकर अपीयरेंस पे ये जो दिख रहा है आपको अभी यहाँ पे दिख रहा है मूव पैनल टू बॉटम। यहाँ पर क्योंकि अभी ये राइट में, इसलिए जब ये बॉटम में होगा तो यहाँ ऑप्शन आएगा मूव पैनल राइट, तो आप उसको क्लिक करिएगा तो ये आपके राइट में आ जाएगा। हम यहाँ पर कोड लिखते जाएंगे और यहाँ पर हमें आउटपुट शो होगा, तो हमें पैरेलल काम करने में बहुत ईजी होगा। जावा स्क्रिप्ट की सीरीज़ को स्टार्ट करने का एक रीज़न था। वो रीज़न ये है कि अभी तक हमने जो काम किया था, हमने काम किया था एलाइज ब्लू की एपीआई में। एलाइज ब्लू की एपीआई में काम करने से हम दो चीज़ों में हम मतलब सीमित थे। पहली चीज़ ये थी कि उसमें हमें एलटीपी डेटा मिलता था। एलटीपी डेटा में हमें हिस्टोरिकल डेटा नहीं मिलता है, तो जिसके कारण से हम आरएसआई और जितनी भी स्ट्रेटजी जिनमें प्रीवियस डेज़ के वैल्यूज़ लगती है, जैसे आरएसआई में 14 डेज़ की वैल्यू लगती है या मूविंग एवरेजेस जिनमें हमें प्रीवियस डेज़ की वैल्यू लगती है, तो वो हम नहीं बना पा रहे थे। तो इसके लिए अब एक दूसरा हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है एंजल ब्रोकिंग। तो एंजल ब्रोकिंग में जब आप जाते हैं तो प्लेटफॉर्म में जाने के बाद स्मार्ट एपीआई में क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे स्मार्ट एपीआई मिलेगी। ये एपीआई फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिनके पास एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट है उनको ये एपीआई फ्री मिलती है, बस उन्हें अपना साइन अप करना होगा और उसके बाद एपीआई की क्रेडेंशियल्स मिलेंगी। उन एपीआई की क्रेडेंशियल्स में हम काम कर सकते हैं। जब हम एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में आप देखेंगे यहाँ पे हमें लाइब्रेरीज़ हैं, तो पाइथन है, जावा है, Node.js है। तो पाइथन तो हमें ऑलरेडी आती है जिसकी हमने सीरीज़ बना के रखी है। तो अगर किसी पर्सन को पाइथन का नॉलेज है तो वो पाइथन की लाइब्रेरी यूज़ करके इसमें कोड कर सकता है और अपने हिसाब से प्रोग्राम बना सकता है। लेकिन हम सीखना चाह रहे हैं Node.js मतलब जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट में काम करने का बेनिफिट अलग होगा क्योंकि पाइथन से कहीं ज़्यादा स्पीड जावा स्क्रिप्ट की होती है। तो हम जावा स्क्रिप्ट को भी सीखने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होगा। तो इसलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें मैं Node.js और जावा स्क्रिप्ट की बेसिक से एडवांस लेवल की वर्किंग बताऊंगा और जहाँ पे आपके डाउट आएंगे उनको शॉर्ट आउट भी करूँगा। तो हम जब Node.js पे क्लिक करते हैं तो हम गिटहब पे जाते हैं। गिटहब में हमारे पास यहाँ पे लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए कमांड होती है। कमांड को हमें सिंपली रन करना होता है अपने टर्मिनल में। आप टर्मिनल में कमांड को रन करेंगे किस तरीके से, CMD, और यहाँ पर आपको अपनी कमांड, इस कमांड को ये कॉपी करने के बाद में आपको इस कमांड को यहाँ पर रन करना होगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे में चूँकि पहले से इंस्टॉल है इसलिए ये अभी कंप्लीटेड बता रहा है। ठीक है, तो हम ये बेनिफिट ले पाएंगे जब हमारे पास जावा स्क्रिप्ट का भी नॉलेज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल बना के रखी है जिसमें मैंने बेसिक कोड लिखे हुए हैं। वो बेसिक कोड को ही मैं आपको समझाऊंगा और उससे आपको जावा स्क्रिप्ट की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो वो मेरा कोड जो है कोडिंग फोल्डर के अंदर है, तो मैं कोडिंग फोल्डर को मैंने कर लिया। इसमें ये जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल नाम की फ़ाइल है, इसे ओपन करते हैं। अब जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में सेम चीज़ें मैंने ऐड ऑन करी हैं जो कि हमने पाइथन के ट्यूटोरियल्स में करी थी। सबसे पहले हम वेरिएबल्स पे जाते हैं। वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए हमें VAR वर्ड का यूज़ करना होगा और VAR वर्ड का यूज़ करने के बाद ये वेरिएबल डिफ़ाइन होगा। जबकि पाइथन में आप डायरेक्ट डिफ़ाइन कर सकते हो, उसमें आपको पहले से किसी को मतलब इनिशिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं इसको रन करता हूँ। मैं यहाँ से लेकर ये यहाँ तक का प्रोग्राम जो है मैं रन कर रहा हूँ, तो मुझे आउटपुट मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने रन किया प्रोग्राम console.log console.log जो है ये प्रिंट की तरह काम करता है। तो जो भी वैल्यू है आउटपुट में मुझे शो कराना है तो मुझे console.log को यूज़ करना पड़ेगा। पाइथन में जस्ट हम प्रिंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने वेरिएबल में x=5 डिफ़ाइन किया और console.log से हमने x की वैल्यू निकाली जो कि 5 आई। उसके बाद console.log टाइप ऑफ x, तो हमें इसे टाइप का पता चल रहा है, तो ये कौन सा है, ये नंबर है, इसलिए नंबर टाइप दिया। अब उसके बाद वेरिएबल y है 5.5, ये एक फ्लोट नंबर है। बट जावास्क्रिप्ट क्या करती है, हमें एक टॉप लेवल वैल्यू शो करती है, इसलिए नंबर्स के अंदर ये इंटीजर और फ्लोट वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जब हम इसे टाइप ऑफ वाई भी सर्च करते हैं तो वो हमें नंबर ही शो करती है। इसके बाद हम आते हैं वार z इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, जो कि एक स्ट्रिंग होता है क्योंकि ये डबल कोट के अंदर है। फिर हम इसकी वैल्यू को z से डिफाइन करते हैं तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है। टाइप ऑफ हम जब करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रिंग आंसर आता है।
उसके बाद वेरिएबल a इक्वल टू 10 लेस देन 20, ये बुलियन है, तो बुलियन में ट्रू और फॉल्स में वैल्यू आती है, तो हमने कंसोल डॉट लॉग ए किया और हमें ट्रू वैल्यू आई, क्योंकि 10 जो है 20 से छोटा है इसलिए ये ट्रू वैल्यू आई। अगर ये बड़ा होता तो ये फॉल्स आती। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ करा ए, तो हमें पता चल गया कि ये बुलियन है। तो ये हमारा था वेरिएबल को डिफाइन करने का। तो हमें इन्हीं चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जिस तरीके से हमने पाइथन में काम किया था उसी तरीके से हमें जावा स्क्रिप्ट में भी बहुत ईजिली काम करना है। फिर हम आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, जो कि हमने सेम पाइथन में किए थे, हम इस बार जावा स्क्रिप्ट में कर रहे हैं। तो हमने फिर से वेरिएबल डिफाइन किया x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 2, और फिर हम z a b c d e तक हम केवल और केवल अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। तो x प्लस x माइनस x डिवाइडेड x, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद रिमाइंडर और फिर एक्सपोनेंट यानी पावर, हम इसे रन करते हैं। हम यहाँ से लेकर ये वार तक की वैल्यू को हम रन कर रहे हैं। ये हमने रन किया तो हमें वैल्यू क्या आ गई, ये जो कैलकुलेशन हुई है यही आ रही है। तो कंसोल डॉट लॉग समेशन प्लस z, तो हमने यहाँ कोटेशन लिया, कोटेशन के बाद प्लस z लिया, तो z पे हमारी वैल्यू जो थी x प्लस वाई की थी, मतलब 10 प्लस 2 इक्वल टू 12, तो ये समेशन 12 आ गया। फिर सब्सट्रैक्शन में x माइनस वाई था, a की वैल्यू x माइनस वाई थी इसलिए x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 2 थी, माइनस किया तो हमें 8 वैल्यू आ गया। डिवीज़न में सेम 5 हुआ, मल्टीप्लिकेशन c इक्वल टू 20 हो गया, रिमाइंडर में हमें 0 आया क्योंकि दोनों ही इवन नंबर हैं और इवन नंबर जब आपस में डिवाइड होते हैं तो जो रिमाइंडर होता है वो 0 आता है। इसके बाद एक्सपोनेंट मतलब पावर किया, तो 10 की पावर 2 थी, x टू दी पावर y इक्वल टू x की वैल्यू 10 थी, y की वैल्यू 2 थी, तो हमने पावर किया तो हमें एक्सपोनेंट 100 आ गया। तो इस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर पे आते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने यहाँ पे पहले से ही डिफाइन करके रखे हुए हैं, ये सेम पाइथन की तरह होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि जावा स्क्रिप्ट में ये तीन जो इक्वल इक्वल के साइन है ये स्ट्रिक्ट दिखाते हैं। जैसे ये यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये दोनों नंबर ही शो कर रहे थे, मगर अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूँगा स्ट्रिक्ट वाले से तो ये फॉल्स दे देगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि एक इंटीजर एक फ्लोट है। तो जावा जो है, जावा स्क्रिप्ट जो है थोड़ा सा मतलब फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, इसलिए ऐसा हुआ। तो इसलिए इन्होंने एक इनबिल्ट ऑपरेटर का सिस्टम दिया है जहाँ पे ये स्ट्रिक्ट होता है। तो अब हम x की वैल्यू डिफ़ाइन कर दिए, y की वैल्यू डिफ़ाइन कर दिए और हम इसको पूरे को रन कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा। ये मैंने रन किया। अब यहाँ पर देखिए आप, मैं इसको इक्वल पे ला देता हूँ। ये इक्वलिटी x इक्वल टू x कंपैरिजन हो रहा है y के साथ, इक्वलिटी फॉल्स क्योंकि x y इक्वल नहीं है। स्ट्रिक्ट इक्वलिटी भी फॉल्स होगी क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। x इज़ नॉट इक्वल टू y ट्रू, x इज़ नॉट इक्वल टू y ट्रू, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। अब उसके बाद x इज़ ग्रेटर देन y, x इज़ ग्रेटर देन y तो ट्रू, x इज़ लेस देन y, x इज़ लेस देन y फॉल्स आएगा। उसके बाद x इज़ लेस देन और इक्वल टू y तो फॉल्स, और फिर यहाँ पर इसी तरीके से मतलब सो ऑन होता गया है काम। अब उसके बाद कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर हमने कैलकुलेशन किया है, एडिशन असाइनमेंट है। ये एडिशन असाइनमेंट का फंडल सिंपल इतना है कि x इक्वल टू लिखा हुआ है x प्लस वाई, बट हमें लैंग्वेज की फैसिलिटी ऐसी मिली है कि हम इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं। तो हमने x प्लस इक्वल टू वाई किया तो जो वैल्यू आ गई हमारे पास 60 आ गई। तो ये इसका मतलब यही है कि x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये सेम बाकी सभी के लिए भी सेम ऐसा ही होगा। तो ये असाइनमेंट है और इनका बहुत बेनिफिट होता है जब हम लूप्स में काम करते हैं। लूप्स हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे जावास्क्रिप्ट की लूप्स में हम कैसे काम कर सकते हैं। उसके बाद माइनस वाला था, तो माइनस में क्या हुआ कि पहले वैल्यू जो घटी और उसके बाद इक्वल हो गई। तो फिर यहाँ पर पहले वैल्यू 60 हुई है, 60 होने के बाद अब उसमें से 10 घटेंगे तो फिर ये 50 हो गई। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो x मल्टीप्लाई वाई, तो x मल्टीप्लाई वाई मतलब 50 का 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये वैल्यू आ गई 500। और फिर यहाँ पे डिवीज़न असाइनमेंट हुआ तो वैल्यू 50 आ गई, क्योंकि 500 के बाद 10 का डिवाइड हुआ तो 50 आ गया। तो इस तरीके से ये कंपैरिजन ऑपरेटर काम करते हैं। ये कंपैरिजन ऑपरेटर हमें कई बार जब हम वेबसाइट में वेब डेवलपमेंट के प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ पर हमें काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि आपको पता होगा जावा स्क्रिप्ट का बहुत बड़ा रोल होता है वेब डेवलपमेंट में, और ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में यूज़ की जा सकती है इसलिए।
अब हम आते हैं डेटा टाइप में। डेटा टाइप में आपने देखा होगा कि पाइथन में हमारे पास 4 डेटा टाइप थे जो कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप ये होते हैं नंबर, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग्स, बुलियन। बट जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो होते हैं ये अरेज और मैट्रिक्स के साथ में ऑब्जेक्ट्स। तो जावा स्क्रिप्ट में केवल और केवल अरेज होती हैं और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो अरेज सिंगल अरेज होती हैं और मल्टी डायमेंशनल अरेज होती हैं, और ऑब्जेक्ट तो सिंगल ऑब्जेक्ट ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं अरेज के बारे में पढ़ना। तो जिस तरीके से पाइथन में लिस्ट होती है, जावा स्क्रिप्ट में एरेज होती हैं। तो हमने वेरिएबल x इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हमने ये एरे डिफाइन किया। इसमें हमने लिखा हाई आई एम लर्निंग जावा स्क्रिप्ट। दूसरा एक और एरे मैंने बनाया है y इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमको इनको इंडेक्स से मतलब इनको असेस करना है। तो हमारे को फंडा सिंपल है कि जिस तरीके से पाइथन में फर्स्ट वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, उसी तरीके से जावा स्क्रिप्ट में भी ये 0 से स्टार्ट होती है। तो हम रन करते हैं तो x इक्वल टू 0, यहाँ से ही मैं ये रन करता हूँ। सबसे पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ यहाँ तक की वैल्यू। सबसे पहले क्या आता है, मैंने वेरिएबल x और वेरिएबल y मतलब x और y एरे डिफाइन करी। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग x 0 हाई आएगा, इसलिए ये हाई आ गया। फिर कंसोल डॉट लॉग y 1 मतलब 2 0 1 2, सो 2 आ गया। और उसके बाद मैं स्लाइस मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। स्लाइस मेथड मुझे एक पर्टिकुलर रेंज की वैल्यू शो कर दी है। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग x डॉट स्लाइस 1 2 3, 1 मतलब 2 3, तो इसलिए अब चूंकि ये x का है तो x का 0 1 एंड 2, तो 3 थर्ड वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, तो 1 2 मतलब आई एम, इसलिए ये आई एम यहाँ शो कर रहा है। अगर मुझे लेंथ चेक करनी हो तो मैं कैसे चेक करूँगा? लेंथ चेक करने के लिए मुझे सिंपली लिखना होगा कंसोल डॉट लॉग वाई डॉट लेंथ। तो ये एक मेथड है और ये मुझे लेंथ बताएगी कि मेरी वाई जो मेरा एरे है इसका लेंथ क्या है। तो मैं रन करता हूँ और मुझे पता चल रहा है कि इसका लेंथ 10 है, क्योंकि इसके अंदर 10 एलिमेंट्स है इसलिए। अब हमें इस एरे के अंदर एलिमेंट ऐड करना है। तो एलिमेंट को हम दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, पुश मेथड के थ्रू और अनशिफ्ट मेथड के थ्रू। पुश मेथड के थ्रू हम जब एलिमेंट ऐड करते हैं तो वो हमेशा एरे के लास्ट में ऐड होता है। मतलब अगर y डॉट पुश 11 करेंगे तो ये 10 के बाद 11 ऐड हो जाएगा, तो हमें वही वैल्यू शो करेगी। रन करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 11 लास्ट में 10 के बाद शो कर रहा है। और अगर मैं अनशिफ्ट वैल्यू के साथ में अनशिफ्ट मेथड के साथ करूँगा तो 0 वैल्यू में चाहता हूँ कि 0 वैल्यू मेरी एरे के स्टार्ट में आए, तो मैं अनशिफ्ट 0 करता हूँ तो मेरी 0 की जो वैल्यू है वो एरे के शुरुआत में आएगी। तो इसको रन करके देख लेते हैं। ये मैंने रन किया और आप देखेंगे कि 0 जो है वो शुरुआत में आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनमें काम करते हैं। उसके बाद अब हमें एलिमेंट की वैल्यू चेंज करनी है, चेंज द एलिमेंट ऑफ एरे। तो अभी आप देख रहे होंगे x के में 1 इंडेक्स पे i स्मॉल है, मैं यहाँ पे कैपिटल I कर रहा हूँ। तो मैं इसे रन करता हूँ, ये कैपिटल I प्रोवाइड करेगा और आप देखेंगे कि हाई I कैपिटल हो चुका है, जबकि शुरुआत में ये स्मॉल था। अब रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम अरे। अगर मुझे अरे से किसी एलिमेंट को रिमूव करना है तो मैं पॉप मेथड का यूज़ करूँगा। पॉप मेथड हमेशा लास्ट एलिमेंट को रिमूव करती है। और रन करके देखते हैं हम। ये मैंने सेलेक्ट किया, ये पूरा सेलेक्ट किया और इसके बाद मैं रन करता हूँ। कुछ एरर आया है। ओके, यहाँ पे चूँकि 0 वैल्यू नहीं था, कोई बात नहीं, हम इसे रिमूव कर देते हैं। या हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक मिनट, मुझे करना ये है कि मुझे पॉप मेथड यूज़ करके इसके बीच की वैल्यू जो है, किसके बीच की वैल्यू, ये दोनों के बीच की वैल्यू को डिलीट करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा? तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक लंबा वाला कमेंट दे देता हूँ। ये मैंने कमेंट यहाँ शुरू किया और ये कमेंट यहाँ से चलेगा। तो इनके बीच का जो भी आइटम है वो कमेंट में है। अब केवल और केवल मैं इन 4 चीज़ों को करूँगा।
तो सबसे पहले हम वेरिएबल से वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब एरे को डिफाइन कर रहे हैं, और हम पॉप मेथड से लास्ट का एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं वाई एरे का। तो ये 10 जो है ये रिमूव होगा, एक्स में से लास्ट मेथड होगा, लास्ट एलिमेंट होगा जावा स्क्रिप्ट, ये रिमूव होगा। फिर हम फर्स्ट एलिमेंट भी रिमूव करना चाहते हैं तो हम शिफ्ट मेथड का यूज़ करेंगे। शिफ्ट मेथड से फर्स्ट एलिमेंट जो है हाई रिमूव होगा, और एक्स का हाई होगा और वाई का 1 होगा। रन करके देखते हैं। ये यहाँ से मैं इतना सेलेक्ट करता हूँ और इसे रन करता हूँ। ये मैंने रन किया। अब आप देखेंगे ये हमारी एरे थी, एरे यहाँ पे साफ दिख रही है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले y डॉट पॉप किया। तो पॉप में y डॉट पॉप में 10 रिमूव होगा, क्योंकि पॉप हमेशा लास्ट रिमूव करता है। तो यहाँ पे 9 तक की वैल्यू आई, 10 रिमूव हो चुका है। उसी तरीके से x डॉट पॉप ने x की लास्ट वैल्यू जावा स्क्रिप्ट को रिमूव कर दिया, इसलिए हाई आई एम लर्निंग तक आया है, जावा स्क्रिप्ट रिमूव हो चुका है। अब शिफ्ट मेथड से हम फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं। तो जब हमने y डॉट शिफ्ट किया तो 1 रिमूव होना था, यहाँ से देखिए 1 रिमूव हो चुका है, 2 से काउंटिंग स्टार्ट हुई है। उसके बाद जब x डॉट शिफ्ट करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट यानी हाई रिमूव होना था, और यहाँ पे देखेंगे आपकी हाई रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से हम इनकी वर्किंग करते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। अब उसके बाद तो ये था, हमने देख लिया कि किस तरीके से हम जावा स्क्रिप्ट एरेज को मैनिपुलेट करते हैं। अब हम जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करेंगे और समझेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है। तो जावा स्क्रिप्ट जो ऑब्जेक्ट होता है उसको भी हम किसी भी तरीके से डिफाइन करते हैं। तो मैंने एक स्टॉक को डिफाइन किया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब ही है ऑब्जेक्ट क्लास। इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि एक वर्ड चलता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो किसी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर क्लास होती है और वो क्लास ही डिफाइन करती है कि उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं। तो यहाँ पे मैंने वेर लिया है, मतलब वेरिएबल, एक स्टॉक नाम का ऑब्जेक्ट लिया है। उस ऑब्जेक्ट की खासियत है कंपनी है, टाटा स्टील है, प्राइस 1100 है, बीटा 2 है, ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी 120 है, 120% लिख सकता था बट मैंने नहीं लिखा है। फिर सेक्टर जो है मेटल सेक्टर है, तो मैंने ये लिया। अब मैं इसे रन करता हूँ। सबसे पहले मैंने क्लियर कर लिया और अब मैं केवल इतना कोड रन कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे ये स्टॉक पहले डिफाइन हुआ और लॉग स्टॉक से मेरी पर्टिकुलर वैल्यू आई। अब मैं असेसिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, मतलब इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को अगर मुझे असेस करना है तो मैं किस तरीके से करूँगा। 2 तरीके से मैं कर सकता हूँ। सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग स्टॉक डॉट जो फंक्शन डॉट जो है, डॉट के थ्रू हम किसी पर्टिकुलर क्लास को कर सकते हैं एक्सेस। तो कंसोल डॉट लॉग स्टॉक डॉट प्राइस करेंगे तो भी सेम वैल्यू आएगी, या फिर कंसोल डॉट लॉग स्टॉक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पर्टिकुलर की को हम फैच करना चाहते हैं उसको करेंगे। तो मैं यहाँ पे दोनों को ही रन कर देता हूँ तो मुझे वैल्यू पता चल जाएगी। ये मैंने रन किया। आप देख रहे होंगे कि दोनों तरीके से ही स्टॉक डॉट प्राइस से भी 1100 प्राइस आ गई और स्टॉक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में प्राइस लिखने से भी 1100 प्राइस आ गई। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है तो मैं किस तरीके से करूँगा। तो मैं सबसे पहले उस पर्टिकुलर की को मैं इंडेंट करूँगा। तो स्टॉक प्राइस ये मैंने उसको डिफ़ाइन किया और उसके बाद उसकी वैल्यू को मैंने 1200 के इक्वल कर दिया। तो ये जो वैल्यू है 1100 की, ये बदल कर 1200 हो जाएगी। अब चला कर देखते हैं, हमारा कोड हमें खुद ही पता चल जाएगा। ये मैंने किया और ये मैंने रन कर दिया। आप देख रहे होंगे यहाँ तक वैल्यू सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग स्टॉक से, तो ये मेरी ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ गई। फिर मैंने जो प्राइस की वैल्यू फैच करी थी वो प्राइस की वैल्यू 1100 आ गई। अब मैं वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, तो स्टॉक प्राइस वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ और फिर मैंने इस वैल्यू को 1200 कर दिया और फिर से मैं अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कंपनी और प्राइस जो है 1200 हो गया। तो इस तरीके से मैं पर्टिकुलर की वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ। अब अगर मुझे डिलीट करना हो तो मैं किस तरीके से करूँगा। तो डिलीट करने के लिए मुझे पर्टिकुलर की को सेलेक्ट करना होगा। तो वो सिलेक्ट मैं डॉट मेथड से कर रहा हूँ। तो डिलीट, अगर मैं डिलीट करूँगा तो डिलीट स्टॉक डॉट ROE, ये पूरा का पूरा ROE वाला जो क्लास है ये पूरा डिलीट हो जाएगा की वैल्यू के साथ में। तो हम रन करके देखते हैं। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ और ये पूरा का पूरा कोड मैं रन कर रहा हूँ। ये मैंने पूरा कोड रन कर दिया और आप देख रहे होंगे कि ये जो लास्ट वाला है कंसोल डॉट लॉग स्टॉक जो है ROE को हटा कर दे रहा है, क्योंकि लास्ट में कमांड चल रही है DLE की। आप देखेंगे ये यहाँ पर ROE कहीं भी नहीं दिख रहा है। कंपनी टाटा स्टील, प्राइस 1200, बीटा 2, सेक्टर मेटल। लेकिन यहाँ पर सेक्टर के पहले ROE 120 था जो कि यहाँ शो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे हमने डिलीट मेथड की तरह डिलीट कर दिया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जावा स्क्रिप्ट में काम करना बहुत इजी है। इसमें केवल 2-3 चीज़ें हैं जो कि पाइथन से इसको डिफरेंट बनाती हैं।
एक चीज़ और बता दूं कि पाइथन से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, मतलब इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड पाइथन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। तो हमने सबसे पहले देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे, फिर हमने कंपैरिजन ऑपरेटर देखे, फिर उसके बाद हमने डेटा टाइप्स देखे, और डेटा टाइप्स देखने के बाद हमने उन डेटा टाइप्स को कैसे मैनिपुलेट करते हैं ये देखा, और फिर हम डेटा टाइप्स में ऑब्जेक्ट्स को भी हमने समझा कि किस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस, कंडीशनल लूप्स और कमेंट्स को हम कैसे वर्कआउट करते हैं, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जब तक अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो वो कमेंट सेक्शन में करें, मैं ज़रूर से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू सो मच।